नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन AKS क्लासेस में। भारत के भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत जो आज का नवीन टॉपिक है वो है प्रमुख ग्रंथ। आपको विदित है कि हमने कल की क्लास में या कहें पिछले वीडियो पर हमने प्रमुख प्रोमिनेंट पर्सन्स की बात की थी या कहें प्रमुख व्यक्तित्व की बात की थी जो कि भूगोल से संबंध रखते हैं और भूगोल में अर्थात जियोग्राफी में अपना अमूल्य योगदान दिया था। आज उन महान व्यक्तियों की कुछ प्रमुख कृतियां हैं, रचनाएं हैं या दूसरे शब्दों में कहें पुस्तकें हैं। ठीक है। और हमेशा एग्ज़ाम में यदा कदा किसी भी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित पुस्तक किस विषय से संबंधित है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और किस राइटर की है या फिर इसमें क्या बताया गया है। आज मैं आपके सामने, आपके दृष्टिपटल के सामने कुछ ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा करने जा रहा हूँ। मित्रों, मैंने पूर्व की क्लास में बतलाने का प्रयास किया था कि आगामी जो 3 वीडियोज़ होंगी वो थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन रहेगा और इसको बोर्ड पर लिखना, फिर आपको उसका उच्चारण कर आपको सुनाना, तो उससे अच्छा मैं अपनी नोट्स से, अपनी हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से ही अवगत करवाऊँ। तो ये रहा जनरल ज्योग्राफी के अंतर्गत, सामान्य भूगोल के अंतर्गत आज प्रमुख ग्रंथ और कुछ प्रमुख रेखाओं की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, नोट्स अवश्य बनाते जाएं, वीडियो को पूरा देखें, मेरी बातों को अपनी नोट्स में इंक्लूड करने का जो प्रयास है ना वो करते रहें, क्योंकि ये मेरी नोट्स है, मैंने अपने हिसाब से इसे बनाया है और आप अपनी नोट्स अपने हिसाब से बनाएंगे। आप किसी दूसरे व्यक्ति के हिसाब से ना चलें, क्योंकि ये मेरी नोट्स है। कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने ये अपने हिसाब से बनाई है, अपने पढ़ने के लिए बनाई थी। तो आप जब अपने पढ़ने के लिए नोट्स बनाएंगे उसे अपनी अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखें और यदि वीडियो आपको, मेरा कंटेंट, मेरी नोट्स सब कुछ सही लगता है, मेरे द्वारा कहा गया कथन आपको संतुष्ट करता है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके मुझे प्रेरित करें और ये प्रेरणा ही मुझे आगे और अच्छा करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। तदुपरांत आप कमेंट के माध्यम से तो बताएंगे ही, और साथ में यदि आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जो आने वाले कुछ विषय होंगे खासकर भूगोल में, आप यकीन मानिए, मुझ पर भरोसा रखिए, इतनी ज़बरदस्त क्लास होगी, इतनी विस्फोटक क्लास होगी जिसकी कल्पना अभी आप वर्तमान समय में नहीं कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में वो बहुत कारगर सिद्ध होगी आपके लिए। और यदि आपको वीडियो सही लगे, कंटेंट सही लगे, तो ज़रूरतमंदों तक उसे पहुंचाने के लिए आपको वीडियो को शेयर करना होगा। तो मित्रों, मैं इतना ही आपसे शुल्क ले रहा हूँ, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब, ये मेरी शुल्क है। चलिए, इस क्रम में आज हम जो बात करने वाले हैं मित्रों, प्रमुख ग्रंथों के जो प्रोमिनेंट लिटरेचर्स लिखे गए हैं रिलेटेड टू ज्योग्राफी, भूगोल से संबंधित हैं, उन पर चर्चा करने वाला हूँ। चलिए, इस क्रम में सबसे पहले आज हम नज़र डालेंगे होमर। ये राइटर हैं, क्या नाम इनका? होमर हैं मित्रों। ये यूनानी राइटर हैं, यूनानी लेखक हैं। इनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं मित्रों। कौन कौन सी? एक इलियड है और दूसरी ओडिसी। इलियड और ओडिसी। ठीक है, तो याद रखिए, इलियड मैंने और ब्रैकेट में कुछ और लिखा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। आपको जब मैं संगम एज पढ़ा रहा था, संगम युग पढ़ा रहा था, वहाँ पर बताया था कि कुछ पुस्तकें थी और उसकी तुलना की गई थी। एक पुस्तक है शिल्पादि कार्यक्रम, इस पर ये देखिए, मैंने इसे ब्रैकेट पे रखा। इसके रचनाकार इलांगो आडिगल हैं, जो कि संगम एज में लिखी गई ये पुस्तक है। इसे तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तो आपने आज जान लिया कि इलियड किसकी पुस्तक है? होमर की पुस्तक है। और इंडियन जो लिटरेचर्स में है, वो भी खासकर संगम एज में लिखे गए हैं, संगम युग में, वो पुस्तक का नाम है शिल्पादि कार्यक्रम। इसके रचनाकार इलांगो आडिगल हैं। ठीक है, वहीं दूसरी ओर देखें, ओडिसी होमर की एक दूसरी पुस्तक है। होमर जी की एक दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है ओडिसी। ये स्टेट का नाम नहीं है, ये एक पुस्तक का नाम है और उस पुस्तक का नाम क्या है? ओडिसी है। ठीक है, तो ओडिसी है। और संगम एज में एक पुस्तक लिखी गई, मणिमेखलई। क्या लिखा गया? मणिमेखलई। इसके रचनाकार शीतलई सतनार हैं और ये तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। क्लियर इतना? चलिए आगे देखते हैं। मित्रों, एक पुस्तक है हम्बोल्ट जी की,
ठीक है, हम्बोल्ट कौन थे सब कुछ बता चुका हूँ पूर्व की क्लास में। आज जान लीजिए इनकी एक पुस्तक है कॉसमॉस। क्या है? कॉसमॉस। ठीक है, ये कॉसमॉस हम्बोल्ट जी की पुस्तक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है रिलानी। ठीक है, इनके बारे में जानिए। इनकी जो है इनकी पुस्तक है हिस्टोरिया नेचुरलिया। ठीक है, ये पुस्तक रिलानी जी की है। फिर आगे हैं 4th नंबर पर आप देखेंगे क्लॉडियस टॉलमी। ये टॉलमी का पूरा नाम है, टॉलमी जी का, ये याद रखिएगा। इनकी पुस्तक है एनालेमा। 5वीं जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, 5वीं, उस पुस्तक का नाम है मित्रों अलबरूनी जी की पुस्तक है। अलबरूनी जो कि 1030 ईस्वी अर्थात एडी में भारत आते हैं, और ये कह सकते हैं इसी टाइम पे ये पुस्तक लिखी गई। किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद की बात करने जा रहा हूँ। इसे भारत का भूगोल, हिंदी में कह सकते हैं भारत का भूगोल है ये। ठीक है, दूसरे कहीं आपको एक और पुस्तक है तहकीक ए हिंद। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इन पर ज़रूर ध्यान रखें, किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद को मित्रों 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा गया है, ये याद रखिएगा। 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा गया है, इंडियन मिरर ऑफ 11th सेंचुरी। क्लियर है, ये दोनों महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। एक अगले हैं रेटजेल। क्या नाम इनका? रेटजेल 6 नंबर में। इनकी पुस्तक का नाम मानव जाति का इतिहास। 7th नंबर में है कार्ल रिटर। इनकी पुस्तक पिछली क्लास में मैंने बताया था अर्ड कुंडे। इसमें एशिया व अफ्रीका महाद्वीप का, कॉन्टिनेंट का विशद वर्णन किया गया था, डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया था अबाउट एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट। चलिए 8वें नंबर पर प्रकाश डालता हूँ हंटिगटन जो है, इनकी पुस्तक का नाम सभ्यता एवं जलवायु, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो सभ्यता एवं जलवायु किसकी पुस्तक है? हंटिगटन की। 9th नंबर पर अरस्तु जी हैं। अरस्तु जी की पुस्तक का नाम है क्लाइमेटोजिया। अरस्तु जी की पुस्तक है। वहीं 10th नंबर पर हार्टशोन, ये नाम याद रखिएगा, हार्टशोन। इनकी पुस्तक पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी, ये हार्टशोन की पुस्तक है। और 11th नंबर पर देखिए सर डेडली स्टाम्प, इनकी पुस्तक का नाम है जियोग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ। ठीक है, जियोग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये किसकी पुस्तक है? ये डेडली स्टाम्प की है। ठीक है, नाम में ये डेडली और डेथ। 12th नंबर पर देखिए हिकेटियस, मैंने पूर्व की क्लास में बताया था, जेस पीरियोड्स एवं पृथ्वी का वर्णन, ये 2 पुस्तकें हैं। ठीक है, ये हिकेटियस जी की हैं। और लास्ट में है प्लिनी, इनकी तो फेमस पुस्तक है ही है, ये क्या नाम है इसका? नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं मेजर जो प्रमुख यंत्र हैं, मेजर इंस्ट्रूमेंट हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए बैरोमीटर का काम क्या होता है? वायुदाब मापन में। ठीक है, वायुदाब मापन में, बैरोमेट्रिक मेजरमेंट में बैरोमीटर का यूज किया जाता है। 2nd नंबर पर आप देखेंगे एनीमोमीटर, ये वायु की गति, एयर स्पीड मेजर करता है। ठीक है, जो 3rd नंबर है ब्यूफोर्ट स्केल, ये भी वायु की गति, एयर स्पीड, ये भी वायु की गति, एयर स्पीड मेजर करता है। 4th नंबर पर है हाइग्रोमीटर, ये सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता का मेजर मापन करता है हाइग्रोमीटर। आगे देखते हैं फेदोमीटर। जो फेदोमीटर है मित्रों, फेदोमीटर ये समुद्र की गहराई, डेप्थ ऑफ सी मेजर करता है। ठीक है, जो 6 नंबर है बैथीमीटर, ये भी समुद्र की गहराई ही मेजर करता है, ये दोनों। ठीक है, 7th नंबर पर देखेंगे इवेपोरोमीटर, वाष्पीकरण की दर, रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये मेजर करता है इवेपोरोमीटर। ठीक है, 8th नंबर पर है करंट मीटर। क्या है? करंट मीटर, ये जल प्रवाह का मापन करता है, अर्थात मेजरमेंट ऑफ वाटर फ्लो। चलिए आगे देखते हैं 9th नंबर पर कैलोरीमीटर, ये ऊष्मा का मापन करता है, हीट मेजरमेंट करता है। क्लियर है यहाँ पर?
10th नंबर पर देखिए रेन गेज, ये वर्षा का मापन करता है, ये वर्षा का मापन करता है, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। वहीं 11th नंबर पर जो बैठा है स्नो गेज, ये हिम का मापन करता है, हिम मापन अर्थात मेजरमेंट ऑफ आइस। चलिए आगे देखते हैं। रेन गेज और स्नो गेज की बात 12th नंबर पर हैं आवर्टामीटर या आवर्टामीटर और ओक्टास। आवर्टामीटर एवं ओक्टास ये दोनों मेघाच्छादन की मात्रा अर्थात क्लाउड कवर क्वांटिटी मेजर करता है। ठीक है, बादल कितना आकाश को में आपको दिखते होंगे उसकी जो मेजरमेंट है, मापन है, वो आवर्टामीटर एवं ओक्टास दोनों करते हैं। 13 नंबर पर नेफोमीटर, ये बादलों की गति मेजर करता है, मोशन ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मोशन ऑफ क्लाउड्स ये नेफोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला है साइनोमीटर। साइनोमीटर आकाश का नीलापन, जो आपको आकाश में नीलापन दिखता है उसका कि नीला कितनी मात्रा में है या कितना नीला है, इसका मेजरमेंट अर्थात ब्लूनेस ऑफ स्काई साइनोमीटर के द्वारा होता है। चलिए 15 नंबर में देखिए एस्ट्रोलैब। एस्ट्रोलैब जो है ये आकाशीय पिंडों की गति मेजर करता है। क्या करता है? आकाशीय पिंडों की स्थिति का अंदाज़ा लगाता है, पता लगाता है। ठीक है, सेलेस्टिकल बॉडीज पोजीशन। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ सेलेस्टिकल बॉडीज पोजीशन ये एस्ट्रोलैब इंस्ट्रूमेंट के द्वारा संभव होता है। 16वां नंबर है पायरोमीटर। पायरोमीटर का काम उच्च तापमान जो दूरस्थ बिंदु पर स्थित होता है या कहें उच्च तापमान हाई टेम्परेचर मेजरमेंट करता है। ठीक है, 17वां नंबर है एटमोमीटर। एटमोमीटर दूरी का मापन करता है, याद रहे मानचित्र में, मैप में। ठीक है, ये दूरी का मापन करता है एटमोमीटर। नेक्स्ट है मोह स्केल। 18वां नंबर मोह स्केल, ये चट्टानों की कठोरता, मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ रॉक्स, चट्टानें कितनी कठोर हैं इसका अंदाज़ा मोह स्केल के द्वारा लगाया जाता है। 19वां नंबर है टी स्केल। ये चक्रवातों की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन्स, चक्रवातों की तीव्रता का अंदाजा पता टी स्केल के द्वारा लगाया जाता है। 20वां नंबर है रिएक्टर स्केल। अब आपको तो ये पता ही होगा, फिर भी मैं बताऊंगा। रिएक्टर स्केल की जो का यूज होता है वो इंटेंसिटी ऑफ अर्थ क्यूब्स, इंटेंसिटी ऑफ अर्थ क्यूब अर्थात भूकंप की तीव्रता का अंदाज़ा लगाना ये रिएक्टर स्केल के द्वारा होता है। 21वें नंबर पर बैठे हैं सिस्मोग्राफ। भैया सिस्मोग्राफ जो है ये भूकंप का आगमन, भूकंप जैसे ही आने वाला होता है उसकी सूचना देते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, द अराइवल ऑफ अर्थ क्यूब्स। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द अराइवल ऑफ अर्थ क्यूब, भूकंप का आगमन, इसका पता सिस्मोग्राफ के द्वारा होता है। 22वें नंबर पर हैं वहीं लाइसोमीटर। लाइसोमीटर मृदा से नीचे जाने वाले जल की मात्रा, मृदा से नीचे जाने वाली जल की मात्रा। ठीक है, मतलब ऐसा कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि द अमाउंट ऑफ वाटर गोइंग डाउन फ्रॉम द सॉयल, द अमाउंट ऑफ वाटर गोइंग डाउन फ्रॉम द सॉयल, मृदा से नीचे जाने वाले जल की मात्रा का पता लाइसोमीटर से लगाया जाता है। ठीक है, आइए मानचित्र पर प्रमुख रेखाओं की बात करते हैं। मानचित्र पर प्रमुख रेखाओं की बात करते हैं। ठीक है, जो मेजर लाइंस हैं, सबसे पहले आइसो हेल। ठीक है, आइसो सब में रहेगा। आइसो हेल समान धूप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है, द लाइन्स ज्वाइनिंग द सेम सनी प्लेसेस। दूसरा है आइसो हेल इन समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, द लाइन ज्वाइनिंग द इक्वल या कहें सेम सैलिनिटी। ठीक है, इसके बाद जो आइसो बार है ये समान वायुदाब अर्थात समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़, अर्थात द लाइन्स ज्वाइनिंग द सेम बैरोग्राम प्लेसेस। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोबाथ। 4th नंबर पर आइसोबाथ समान गहराई का मेजरमेंट होता है, अर्थात एक समान गहराई वाले क्षेत्रों का या कहीं स्थानों का पता लगाने के लिए आइसोबाथ लाइन का यूज किया जाता है। ठीक है, आइसो हाइट का काम ये वर्षा के लिए है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, द लाइन्स ज्वाइनिंग द सेम रेनी प्लेसेस।
ठीक है। इसके बाद 6 नंबर पर हाइप। देखिए ये हाइट है और ये हाइप है। हाइट में वर्षा का और हाइप में ऊंचाई का। जहाँ जहाँ समान ऊंचाई होगी वो इक्वल हाइट होगी, वो आइसो हाइप लाइन के द्वारा निर्धारित होती है। 7 नंबर पर देखिए आइसोप्लीथ, समान रेखा, सममान रेखा, क्या सममान रेखा, ठीक है। सममान रेखा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोप्लीथ रेखा होती है। 8वें नंबर पर है आइसोथर्म। आइसोथर्म ये समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, अर्थात द लाइन्स ज्वाइनिंग द सेम टेम्परेचर प्लेसेस, ठीक है। वो कौन सी लाइन है? आइसोथर्म लाइन है। 9वां नंबर है आइसोनिफ। आइसोनिफ ये समान हिमवर्षा, आइस रेन, समान हिमवर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा वो कहलाती है आइसोनिफ। आगे देखते हैं 10वां नंबर आइसोक्राइम। आइसोक्राइम जो लाइन होती है, रेखा होती है, ये औसत शीत तापमान, एवरेज कोल्ड टेम्परेचर जहाँ जहाँ होगा, जिस स्थान में होगा, उनको मिलाने वाली रेखा आइसोक्राइम रेखा कहलाती है। आइसोक्राइम एक और रेखा यही रेखा है जो सर्वाधिक शीत तापमान को भी मिलाने वाली रेखा होती है, अर्थात सर्वाधिक शीत तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, अर्थात मैक्सिमम कोल्ड टेम्परेचर प्लेसेस जो होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा क्राइम रेखा कहलाती है, आइसोक्राइम। ठीक है, दोनों का काम, ये दोनों एक ही रेखाएं हैं और अलग अलग काम हैं इनके। 12वें नंबर पर आइसोग्लास है। ये समान भाषा वाले स्थानों पर, ठीक है, अर्थात सेम लैंग्वेज, द लाइन ज्वाइनिंग द सेम लैंग्वेज प्लेसेस, जहाँ जहाँ जिस स्थान पर भाषाएं समान होगी वहाँ पर उनको मिलाने वाली रेखा आइसोग्लास रेखा होती है। 13वें नंबर पर बैठा है आइसोपैक्ट। आइसोपैक्ट समान जनसंख्या वाले, जहाँ जहाँ सेम पॉपुलेशन होगी, इक्वल पॉपुलेशन होगी, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोपैक्ट रेखा कहलाती है। 14वां नंबर आइसोपीन। आइसोपीन जो रेखा होती है ये एक समान मौसमी घटनाएं जहाँ जहाँ होती हैं, ठीक है, अ सिमिलर सीजनल फिनोमेनन, अर्थात एक समान मौसमी घटनाएं जहाँ जहाँ जिस स्थान पर होंगी उन सभी स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ज्वाइन करने वाली रेखा आइसोपीन रेखा है। आगे देखते हैं 15वां नंबर आइसोग्राम। आइसोग्राम जो होती है मित्रों, ये समान गुरुत्वाकर्षण, अर्थात इक्वल ग्रेविटी, जिस स्थान में जिस प्लेस में इक्वल ग्रेविटी होगी, समान गुरुत्वाकर्षण होगा, उन स्थानों को ज्वाइन करने वाली, मिलाने वाली रेखा आइसोग्राम रेखा है। आगे देखते हैं आइसोग्रेड। ये जो आपको ये दिख रहा है ये आइसो है, इनकी जगह सभी में आइसो लगा है, ठीक है। आइसोग्रेड जो है समान चट्टानी कठोरता, अर्थात रॉकी हार्डनेस, जो पत्थरों की कठोरता होती है, तो जो जिस स्थान में पत्थरों की कठोरता इक्वल होगी, हार्डनेस इक्वल होगी, समान होगी, उन स्थानों को ज्वाइन करने वाली, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोग्रेड। एक लास्ट है, अंतिम है, उसको भी पढ़ लें। 17वां नंबर आइसोराइम। आइसोराइम जो है पाला गिरने की समान मात्रा वाले, पाला मतलब आप जिससे कृषि को सर्वाधिक, एग्रीकल्चर को सर्वाधिक क्षति पहुंचती है, अब आप जानते होंगे, तो पाला गिरने वाले की समान मात्रा, जिस स्थान में पाला गिरता है और इक्वल मात्रा में, मतलब सभी जगह जिस स्थान में, मान लीजिए भोपाल, इंदौर और जबलपुर, इन स्थानों में यदि पाला समान मात्रा में गिरा है तो इन स्थानों को ज्वाइन करने वाली, मिलाने वाली रेखा आइसोराइम रेखा कहलाती है। ठीक है मित्रों, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपने पढ़ा, आज 3 चीज़ें पढ़ी। पहली तो प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख मेजर यंत्र जो थे, मेजर इंस्ट्रूमेंट जो थे, उनके बारे में जाना, और मानचित्र पर अंकित प्रमुख रेखाएं, इनके बारे में जाना। ठीक है, तो जो अगला पार्ट होगा मित्रों, प्रमुख भौगोलिक खोजें होंगी, मेजर जियोग्राफिकल सर्चेज या कहीं डिस्कवरीज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से स्थान हैं, उनकी खोज किसने की, जैसे भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी, कब की थी, कमेंट के माध्यम से उत्तर दीजिए। तो यदि नोट्स, कंटेंट समझाया गया हुआ सब कुछ समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखें, स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। जब चीज़ों को आप सुनेंगे नहीं तो फिर
स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लेना, तो ये तो किताबें ही आती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे पूरा देखें, पूरा समझें, सुनें। जो मैंने बताया है, किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से जानने के लिए 3 स्टेप होते हैं: सुनना, समझना और क्या करना, उसे नोट करना। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। कमेंट के माध्यम से मुझे प्रेरित अवश्य करें, और ज़रूरतमंदों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए आपको शेयर करना होगा। और यदि आप ऐसा करते हैं तो ये मैं मान कर चलूँगा, ये आपकी सहयोगात्मक प्रवृत्ति है फॉर मी, मेरे लिए। तो मित्रों, अगले पार्ट पर हम मिलेंगे प्रमुख भौगोलिक खोजें के बाद, और वो अंतिम वीडियो होगा इस माध्यम से, जिस माध्यम से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये अंतिम वीडियो होगा ज्योग्राफी में। फिर हम सीधे वाइट बोर्ड पर आपसे रूबरू होंगे और हमारा सामना अक्षांश और देशांतर रेखा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइंस के साथ होगा। तब तक के लिए मित्रों, धन्यवाद और जय हिंद, और जय हिंद की सेना।